हेलो डीएलएड ट्रेनीज़। डीएलएड कर रहे सभी प्रशिक्षुओं को, जो प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु हैं, उनका जो सामाजिक विषय का अध्ययन है उसका पहला जो टॉपिक है, यूनिट है इतिहास। तो आज से इतिहास को कंटिन्यू करते हैं। इतिहास का अर्थ, महत्व और उसके जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं। क्या होता है इतिहास का अर्थ, इतिहास का महत्व और उसको जानने के स्रोत क्या क्या हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। इतिहास का मतलब होता है कि जो हमारी चीज़ें पहले बीत चुकी होती हैं, जो चीज़ें पहले हो चुकी होती हैं, वो क्या कहलाती है? इतिहास। ठीक, इट मीन्स ऐसा ही हुआ होगा। मतलब हम कुछ चीज़ों के साक्ष्य हैं, जिनके साक्ष्य नहीं हैं तो उनको हम एक प्रेडिक्शन, मतलब एक तौर पे मान सकते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा से माना जाता है। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, जो कि शब्द आया है हिस्ट्री, ये ग्रीक भाषा का शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। कहाँ की भाषा से लिया गया है? ये ग्रीक भाषा की शब्द है हिस्टोरिया, वहाँ से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? वास्तविक अर्थ है क्या घटित हुआ। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ क्या हुआ? इसका वास्तविक अर्थ है क्या घटित हुआ, क्या घटित हुआ। अर्थात सार्वजनिक घटनाओं, जो सार्वजनिक घटनाएं हैं उनका एक क्रम जो कि लिखा गया है। ठीक है। इतिहास का जन्म आदिकालीन माना जाता है। आदि मतलब बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन। जब से पृथ्वी पे लोगों का जीवन शुरू हुआ तब से माना जाता है। तो सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व मनुष्य के कार्य और विचार को क्रमबद्ध रूप प्रदान करने का प्रयास किसने करा था? इट मीन्स हिस्ट्री का जनक या जन्मदाता किसे मानते हैं? हेरोडोटस को। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में आया हुआ है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का पिता या इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। इतिहास को प्रमुख विद्वानों ने कई तरह से परिभाषित किया। कौन कौन सा? प्रोफेसर गाटे के अनुसार इन्होंने क्या कहा? प्रोफेसर गाटे ने कहा कि इतिहास हमारे भूतकाल, या इतिहास जो है वो कैसा है? इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन का लेखा जोखा है। जो इतिहास है वो जो पूर्व में हमारे साथ घटनाएं हो चुकी हैं उनका एक साइंटिफिक, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया है और वो जो उन्होंने अध्ययन करा है उसका लेखा जोखा है। ये जो डेफिनेशन है ये एज इट इज़ ऐसे ही आती हैं और पूछी जाती हैं कि ये किसने कहा, यह कथन किसका है। तो आपको ये चीज़ें 2 से 3-4 बार रिपीट करनी पड़ेंगी और याद करना पड़ेगा। घाटे थे जिन्होंने क्या कहा था? जो प्रोफेसर घाटे थे इन्होंने कहा कि हमारा जो इतिहास है वो भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन का लेखा जोखा है। ठीक है। हेनरी जॉनसन थे, इन्होंने क्या कहा? भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। जो कि इतिहास तो टोटली डिपेंड है हमारे पास्ट पे। तो हर इंसान क्या कहेगा? भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। आप चाहे तो इन्हें एक किसी कॉन्सेप्ट बेस पे रख सकते हैं। जैसे प्रोफेसर घाटे हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब घाटे का सौदा कहाँ होगा, जो घाटे हैं वो क्या करेंगे? जब हमारा कोई खाता होगा, है ना, जब हमने कुछ अचीवमेंट करा होगा, ठीक, या हमारी किसी ने बेईमानी करी होगी, तो क्या होगा? घाटे का सौदा। वो क्या होगा? कहीं ना कहीं आपके माइंड में, कहीं बुक में, कहीं किताब में लिखा होगा। तो इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं कि जो इतिहास का भूतकाल था तो वैज्ञानिकों ने उसका लेखा जोखा करा, जो कि हमें घाटे ने बताया। ठीक है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, या आप जैसे भी अपना सूटेबल समझे उस तरह से याद कर सकते हैं। हेनरी जॉनसन
जो कि बहुत पुरानी कंपनी है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जॉनसन के सारे प्रोडक्ट आते हैं, बेबी जॉनसन, है ना। तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जॉनसन की जो कंपनी है वो बहुत पुरानी कंपनी है। उनकी जो घटनाएं हैं वो हिस्ट्री क्रिएट कर रही हैं। जो आज के प्रोडक्ट के दौरान जॉनसन की जो कंपनी है वो हिस्ट्री क्रिएट कर रही है। तो आप भूतकाल घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है, इस तरह से भी याद कर सकते हो। रेपसन ने क्या कहा, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति एवं सुसंबद्ध विवरण है। रैम्पसन क्या कहा, रैम्पसन ने इतिहास जो घटनाओं का विचार, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति, मतलब उन्नति प्रोग्रेस कर रहा है, और सुसंबद्ध विवरण है, एक्सप्लेनेशन है। तो रैम्पसन से याद कर सकते हो कि आजकल क्या कर रहे हैं, रैंप वॉक होते हैं, ठीक है। तो रैंप वॉक हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, रैंप वॉक पे किस तरह से उनको चलना है, क्या करना है, किस तरह से। और जब सबको ट्रेनिंग एक जैसी दी जाती है, पर जो एक दो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने थॉट प्रोसीजर में कुछ ऐड ऑन करते हैं, कुछ नया लाते हैं, और क्या करते हैं कि वो उस तरह से चलते हैं कि वो आगे मतलब प्रोग्रेस कर लेते हैं, उन्नति कर लेते हैं। किस तरह से, तो वो इस तरह से आप याद कर सकते हो, रैंप वॉक पे चल रहा है इतिहास और उसके उन्नत विचारों को सुसमृद्ध का विवरण है। तो ये रैम्पसन ने कहा है। आप जैसे भी चाहें वैसे याद कर सकते हैं। ये सारे मैं सिर्फ आपको याद करने के, और चूँकि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आप याद रख सकेंगे इसलिए बता रही हूँ। जोन्स महोदय ने क्या कहा, इतिहास जीवन के अनुभवों की खान है। जोन्स, ठीक है, जोन्स ने क्या कहा, इतिहास जीवन के अनुभवों की खान है जो वर्तमान को समझने में बड़ी सहायता प्रदान करती है। हम कैसे थे, क्या हैं, इसको समझने के लिए जोन्स महोदय ने कहा। जॉन्स को आप ऐसे याद कर सकते हो कि जॉन्स से एग्जैक्टली मोस्टली लोग आजकल क्या करते हैं कि इंडिया में अगर देखा जाए तो कपड़ों के मामले में सबसे ज़्यादा भरमार किसकी होगी, जीन्स की, ठीक है। तो जीन्स की कपड़ों, इंडिया में जीन्स की कपड़ों की खान है। तो किसने कहा, अनुभवों की खान है, मतलब जोन्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर इतिहास का अर्थ क्या है स्पष्ट हो जाता है। प्रशिक्षु या भी, इट मीन्स आप लोग जो हैं वो इन सारे बिंदुओं पर, ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन पे आप चर्चा कर सकते हैं। जीवन कैसे सहायक हुआ, जीवन में इतिहास ना होता तो हम क्या करते, ठीक। ज्ञान वृद्धि का साधन है, ज्ञान वृद्धि का साधन है, हमारी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है, परिपक्व करता है, व्यापक दृष्टिकोण का विकास करता है, ठीक है। देश प्रेम की भावना को जागृत करता है। हमको पता ही नहीं होता कि हम लोग कभी गुलाम थे, अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया, या पहले के जो राजा महाराजा थे जो यहाँ रियासत चल रही थी वो नॉर्मल लोगों को उनके ऊपर शासन करते थे, ठीक है। मुग़लों ने शासन करा। तो अगर इतिहास नहीं होता तो हम कैसे जानते, और हम कैसे अपने कंट्री के प्रति कि हम आज़ाद हैं, हर इंसान आज अपने आप को सेल्फ फ्री फील कर रहा है, तो वो कैसे महसूस होता अगर हमको इतिहास नहीं पता होता। विश्व बंधुत्व की भावना, सारा विश्व जो है हमारा एक है। विश्व बंधुत्व से याद आया कि अभी 2023 का जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा का, उसमें एक क्वेश्चन आया था, विश्व वसुधैव कुटुंबकम क्या है। तो मैंने जितनी कॉपियाँ चेक करी लगभग उनमें सभी में किसी बच्चे का, कुछ बच्चे 10, 15, 20 मतलब 10% अगर छोड़ दिया जाए तो सभी का ये क्वेश्चन गलत था। विश्व बंधुत्व या फिर वसुधैव कुटुंबकम क्या है कि सारा विश्व, सारी पृथ्वी में जो जीवन यापन कर रहे लोग हैं वो कौन है, हमारा परिवार है। ये छोटी सी बात बच्चों को नहीं पता होती। तो विश्व बंधुत्व की भावना कैसे जाएंगे, बंधु मतलब, विश्व मतलब वर्ल्ड या संसार, बंधु मतलब वहाँ के लोग या पीपल, भाईचारा। तो सारा विश्व जो है हमारा भाईचारे की भावना हमें रखनी चाहिए। सांस्कृतिक और सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिए। हमें कल्चरल और सोशल दोनों जो हमारे गुण होते हैं वो डेवलप होने चाहिए। कल्चरल मतलब इट मीन्स कि हम सभी धर्मों का पालन करें, पालन ना करें तो सम्मान करें,
ठीक है। और सामाजिक गुणों का सम्मान करें, जो हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं, अपने से बड़ों को नमस्ते करना, बाहर निकलना, है ना, उपद्रव ना करना, लड़ाई भिड़ाई ना करना, तो ये हमारे सारी चीज़ें क्या हैं, गाली गलौज नहीं करना, तो ये हमारी सारी चीज़ें क्या होती हैं, सामाजिक गुणों के मूल्य होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतिहास का, ये तो हो गया था इतिहास का अर्थ। अब आ जाइए, इतिहास का महत्व क्या होता है। इतिहास का महत्व क्या है, क्यों ज़रूरी हुआ इतिहास हमारे लिए, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमको पढ़ना पड़ रहा है इतिहास, जो कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा लिखा गया है। ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने से छात्र की स्मरण शक्ति का विकास होता है। ठीक है, विभिन्न सांस्कृतिक तथा सभ्यताओं के अध्ययन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। विभिन्न राष्ट्रों, समाजों, संस्कृति, परंपराओं तथा संस्थाओं का ज्ञान होता है। इतिहास सामाजिक वातावरण को प्रकाशित करता है और यह वर्तमान को समझने का प्रयास हम कर सकते हैं और भविष्य के बारे में अपना निर्णय ले सकते हैं। हिस्ट्री से क्या होता है कि हम कैसे थे हम जानते हैं, हम कैसे आज अपना जीवन अच्छा बिता सकते हैं, इसके बारे में हम विचार विमर्श कर सकते हैं, है ना, या सोच सकते हैं किस तरह से हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ अच्छी है। ठीक, विभिन्न जातियों और समुदायों के पारस्परिक सहयोग से ही देश की उन्नति हुई है। इतिहास भावात्मक और राष्ट्रीय एकता लाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान की जो प्रमुख समस्या है जीवन निर्वाहन की, वो इतिहास की इस समस्या का इतिहास में समाधान भी मिलता है कि किस किस तरह से लोग जीवन यापन करते थे। अब पहले के लोगों को ना लाइट की सुविधा थी, न खाना मिलता था, न पानी, नदियों के किनारे वो लोग जैसे तैसे कई मीलों चल कर के पीते थे। आज हमें क्या है, हर एक चीज़ हमारे पास में है, लेकिन हम उसमें से भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। तो हम एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जीवन इनके बगैर भी हमारे पूर्वजों ने जिया। ठीक है, तो इस तरह से ये था आपका हमारे लिए क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या हो गया। तो वास्तव में किसी भी क्षेत्र या व्यक्ति या ईमानदार एवं मेहनत से कार्य करना तभी सफल हो सकता है जब उसे अपने देश का इतिहास पता हो। इतिहास राष्ट्र के अतीत की घटनाओं पर प्रकाश डालता है। बिना अतीत को ठीक प्रकार से समझे हम वर्तमान को नहीं समझ सकते। ठीक है, इतिहास के द्वारा धैर्य, सहानुभूति, कर्तव्यपरायणता की भावनाओं का विकास किया जा सकता है। विभिन्न घटनाओं का भी अध्ययन हम इतिहास के थ्रू ही करते हैं। ऐसे मोरल जो एक्टिविटीज़ हैं, कैसे हमारे यहाँ गुरुजनों को, माता पिता को, परिवारी, पड़ोसी जो हमसे बड़े होते थे उनको सम्मान दिया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो ये हमें अपना जो है कल्चर, हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए। जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो क्या करती थी, सामाजिक संस्थाएं विकसित हुई और उन्होंने देश में सामाजिक और आर्थिक चीज़ों की जानकारी भी दी, जिससे हमें नॉलेज मिली। तो इतिहास उनकी विभिन्न जिज्ञासाओं की पूर्ति में सहायक होता है। इतिहास की गौरवपूर्ण घटनाएं तथा देश के प्रति सम्मान की भावना, पूर्वजों द्वारा मातृभूमि की जो सेवा की गई जैसे दृष्टांतों से वैसे ही कार्य करने की प्रेरणा करने के लिए इतिहास एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन ये सब आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ देते हैं। इतिहास, अब आ जाते हैं, ये तो हो गया महत्व। दो चीज़ें हो गई आपकी, इतिहास का अर्थ क्या होगा, इतिहास का महत्व क्या हो गया। तीसरा आ जाते हैं, इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से थे। प्राचीन काल में इतिहास का ज्ञान का कोई प्रमाणिक साधन नहीं था। ठीक है, इसी से एल्फिंस्टीन ने लिखा था कि भारतीय इतिहास को सिकंदर के आक्रमण के पूर्व किसी भी घटना की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती थी। ठीक है, इससे 7 वर्ष बाद कोवेल ने लिखा कि हिंदू काल
में हम उस समय के इतिहास की घटनाओं का विस्तार पूर्वक निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर सकते जब तक भारत अन्य राष्ट्रों के संपर्क में नहीं आया था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो थी वो हमारे यहाँ पे हमको पता ही नहीं थी क्योंकि हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं थे। ठीक है, अब आ जाइए 11वीं शताब्दी में अल बरूनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है ये। अल बरूनी, अल बरूनी कौन था? अल बरूनी से बहुत क्वेश्चन आता है। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में अल बरूनी नामक प्रसिद्ध मुसलमान विद्वान भारतवर्ष आया था। कब आया था? अल बरूनी कब आया था, किसके शासनकाल में आया था और उसने क्या क्या करा था, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिलती हैं। उससे इस संबंध में लिखा कि हिंदू लोग इतिहास की ओर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। वे काल क्रमानुसार वंश परिचय देने में अपनी बड़ी असावधानी रखते हैं क्योंकि उनके पास चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो अनैतिक ग्रंथ हुए, ऐतिहासिक ग्रंथ हुए, पुरातात्विक संबंधी सामग्री हुई, विदेशी जो यात्री आए उन्होंने अपनी किताबों में उल्लेख करा। ठीक है, अनैतिक में कौन कौन सी आ जाती हैं? अनैतिहासिक मतलब कि ऐतिहासिक नहीं है, वो अनैतिहासिक चीज़ें हैं। अनैतिहासिक ग्रंथों में कौन कौन सी? भारत के अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कौन कौन सी जाती हैं? जैसे हमारा वैदिक साहित्य हो गया। ठीक है, वैदिक साहित्य में कौन से आ जाते हैं? ऋग्वेद, सामवेद। एक दो वैदिक साहित्य को दो जगह बांटा गया है, एक उत्तर वैदिक और एक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, गौतम बुद्ध से संबंधित पूरा बौद्ध साहित्य है। जैन धर्म, जैनियों ने जो किताबें लिखी हैं, तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता है? ये सारी चीज़ें क्या देती हैं? हमें हमारे इतिहास के बारे में बताती हैं। वैदिक साहित्य में कौन कौन से आ जाते हैं? 4 हमारे वेद हो जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन आता है 100%। वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं? वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, पुराण और स्मृतियाँ। ये तो हमारे हो गए वैदिक साहित्य। क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से वैदिक साहित्य कौन सा नहीं है। 4 क्वेश्चन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से एक कट कर देंगे, आपको वो चीज़ें निकालनी होंगी। बौद्ध में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जातक, पिटक, मिलिंद पन्नो, ये इनकी किताबें हैं जो कि बौद्ध जो धर्म के लोग थे उन्होंने लिखी थी। दीपवंश, महावंश, महावास्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद, दिव्यावदान, मंजुश्री, मूलकल्प और लंकावतार। ये 12 चीज़ें जो हैं ये बौद्ध साहित्य से संबंधित हैं। और जैन साहित्य से परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु, आचारांग सूत्र, कालिका पुराण, भगवती सूत्र, कथाकोश, त्रिलोक प्रज्ञटित, लोक विभाग, पूर्णाश्रवा कथाकोश, आराधना कथाकोश, आवश्यक सूत्र और स्थिरावली। ये 12 जो हैं ये जैन और बौद्ध से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वेद। वेद क्या कहते हैं हमारे? वेद हिंदुओं के प्राचीनतम ग्रंथ होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है। ये सारी चीज़ें आप पहले से कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। आर्य धर्म या आर्य लोग जो थे वो भारत के विभिन्न कई भागों में किस प्रकार से फैले और उनका किस तरह से आंतरिक विभाजन हुआ, ये दस्युओं के किस प्रकार से युद्ध उन्होंने लड़ा, तो ये सारी चीज़ें हमारे वेदों से पता चलती हैं। वैदिक काल में भारत की राजनीति कैसी थी, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक दशा कैसी थी। ब्राह्मण और उपनिषद क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मण और उपनिषद से क्वेश्चन आता है।
ब्राह्मण और उपनिषद क्या होता है? क्या होता है ब्राह्मण? ब्राह्मण इट मीन्स जो पंडित होते हैं वो वाला नहीं, ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथ हैं। इन्हें हम परीक्षित के बाद बिंबिसार के पहले के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो परीक्षित के बाद का, और बिंबिसार जो कि अशोक के शायद बाबा थे बिंबिसार, उनके पहले का जो हिस्ट्री थी उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिन ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त हैं जैसे ऐतरेय, शतपथ, तैत्तिरीय, पंचविश, उपनिषद ग्रंथों में परीक्षित उनके पुत्र जन्मेजय, उनके उत्तराधिकारी तथा राजा जनक की ओर संकेत करते हैं। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, जबकि वैदिक चिंतन की चरम परिणति है। तो क्या होता है ब्राह्मण ऐसे ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनके ये उपग्रंथ है कह सकते हैं, जैसे ऐतरेय है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्तिरीय है और पंचविश है। ये 4 क्वेश्चन आएगा आपका, इनमें से ब्राह्मण ग्रंथ का कौन सा भाग नहीं है? तो ऐतरेय है, शतपथ है, तैत्तिरीय है और पंचविश है। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद परीक्षित, जो राजा परीक्षित थे उनका पुत्र थे जन्मेजय, उनके उत्तराधिकारी राजा जनक की ओर संकेत करते हैं। जो राजा जनक थे उनकी ओर संकेत करते हैं। और उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108। ये वैदिक चिंतन की चरम परिणति थी। ठीक है, अब आ जाइए सूत्र साहित्य क्या होता है? सूत्र साहित्य में ये इम्पोर्टेंट है। क्या होता है सूत्र साहित्य? ये होते हैं कल्पसूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। ये 3 सूत्र होते हैं। कल्पसूत्र, सूत्र साहित्य को 3 जगह डिवाइड किया गया है, कल्पसूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। कल्प क्या होता है? कल्प सूत्र में वैदिक यज्ञों का वर्णन है। जो वैदिक काल में यज्ञ हुआ करते थे उनमें कल्प सूत्र में वर्णन है। जैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, है ना, और जो कई सारे, जैसे अग्नि को बुलाने के लिए या वायु उनको बुलाने के लिए, इस तरह के जो यज्ञ होते थे उनका वर्णन किस में है? कल्प सूत्र में। गृह सूत्र में क्या होता था? गृहस्थ से संबंधित जो संस्कार और कर्मकांड होते थे, जो हम लोग अपने जीवन में जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे उठना, नहाना, धोना, खाना पीना, पूजा पाठ, पढ़ना लिखना तो जो शादी, ब्याह, मुंडन संस्कार है ना, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जितने संस्कार होते थे, पहले होते थे उपनयन संस्कार, प्रवज्जा संस्कार, है ना, तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग होते थे। तो वो सारे संस्कारों का, कर्मकांडों का ये इसमें लेखा जोखा है। किसमें? गृह सूत्र में। गृह से याद रखना, घर के जो जितने सारे कर्म होते हैं, जितने सारे क्रियाकलाप होते हैं, कि बच्चे का जन्म होगा तो कौन सा करेंगे, यज्ञ करेंगे या हवन कराएंगे, या 8 दिन उसको कैसे रखना है, या उसकी मृत्यु होती है तो उसको कैसे रखना है, या उसका मुंडन होता है, या उसका बर्थडे होता है कैसे मनाना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? गृह सूत्र में। कल्प सूत्र में जो यज्ञ हुआ करते थे उनका वर्णन है। धर्म सूत्र क्या होता था? ये सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक व्यवस्था थी। जैसे जिस तरह से अभी अपने यहाँ पे भारत पाक युद्ध चल रहा है, तो ये क्या, कौन, हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे ना, कर कौन रहा है? हमारी गवर्नमेंट कर रही है, हमारी सरकार कर रही है। तो ये कैसे कर रहे हैं? ये हमारे धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं जो होती थी उस दौरान, कि किस तरह से कितने एरिया में हम लोगों को रहना है। ठीक है, तो कौन सा सामाजिक दायरा होना चाहिए, राजनीतिक और वैधानिक जो समस्याएं होती थी, किसी पब्लिक को कोई समस्या है तो कौन सुनेगा। ठीक, तो जो इस तरह की चीज़ें होती थी ये हमारे धर्म सूत्र में होती थी। धर्म सूत्र में होती थी। ठीक है, अब धर्म शास्त्र और भाष्य टीकाएं क्या होते थे? भारतीय धर्मशास्त्र से संबंधित ग्रंथ उनमें लिखे जाते थे। भाष्य टीकाएं कानून, सामाजिक और धार्मिक ग्रंथ और प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री होती थी। बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किसका है? त्रिपिटक में 3 चीज़ें मिली हैं, 3 किताबों का समागम है त्रिपिटक। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित किताब है। मिलिंद पन्नो जो इनकी किताब है, ये प्रश्न में यूनानी राजा मिलिंद और बौद्ध संत नागसेन का वार्तालाप है। ये क्वेश्चन अलग से पूछ दिया जाता है कि जो मिलिंद पन्नो है, मिलिंद, इसमें यूनानी राजा मिलिंद तथा बौद्ध संत नागसेन की वार्ता हुई है। ठीक, बौद्ध ग्रंथ पिटक और जातक
ये निकाय प्राचीन ग्रंथ की जातक कथाएं हैं। पहले के समय में क्या क्या होता था, स्टोरी। जैन साहित्य में क्या होता है, जैन साहित्य में महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रवर्तनिक प्रवर्तन है, जिसमें आचार्य हेमचंद्र ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आचार्य हेमचंद जी ने की थी। इस ग्रंथ में जैन साहित्य की सभी बिखरी हुई ऐतिहासिक सामग्रियां एकत्रित हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जो है क्या है, भद्रबाहु। दो तरीके का जैन धर्म दो लोगों के उसमें डिवाइड हो गया था, एक थे स्थूलभद्र और एक थे भद्रबाहु। दो लोगों जो जैन महावीर स्वामी के थे, उनके जो शिष्य थे उसमें फिर ये दो थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। दो जगह डिवाइड हो गया था। तो भद्रबाहु थे वो चले गए थे कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में, वहाँ इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करा था। तो आप बहुत ज़्यादा ब्रीफ में मत समझिए, थोड़ा समझ लीजिए। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जैन धर्म में होती थी संलेखना पद्धति, उसके थ्रू इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे जैन धर्म को अपनाया था इन्होंने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति के से अपने प्राणों का त्याग किया था। संलेखना पद्धति होती थी कि आप कहीं एक एकांत में चले जाते थे और वहाँ पे बिना खाए पिए, कुछ भी खाए पिए नहीं होते थे। जब आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो आपका शरीर क्या होगा, अपने आप ऑटोमेटिक निष्क्रिय हो जाएगा और बेकार हो जाएगा और आप अंत में मृत्यु आपकी हो जाएगी। तो संलेखना पद्धति से संलेखना पद्धति के द्वारा मृत्यु किसकी हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, जैन धर्म के उपासक थे या जैन धर्म को इन्होंने स्वीकार किया था। तो इनसे ये ऐतिहासिक सामग्रियां जो प्राप्त होती हैं। आई थिंक आज का ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको कंटिन्यू करते हैं दूसरे लेक्चर में। चलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, हिस्ट्री आपकी अभी कंटिन्यू रहेगी।